चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 25 से लेकर 31 मई तक के टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड तक देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शुरू करेंगे हमारा सेशन। भारत और इटली ने किस वर्ष को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इंडिया और इटली के मध्य में ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाया जा रहा है 2027। आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले इटली की यात्रा पर थे और यहां पर जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर घोषणा की कि इंडिया और इटली 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में सेलिब्रेट करेगा। मतलब दोनों देशों के नागरिक को एक दूसरे के कल्चर के बारे में बताया जाएगा, एक दूसरे के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच में कल्चरल टाइज, टूरिज्म कॉर्पोरेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन, इनको मजबूत किया जा सके। तो इंडिया और इटली 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना में चीन की दीवार 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसके बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में मान्यता दी गई है कुंभलगढ़ के किले की दीवार को। कुंभलगढ़ के किले की बात करें तो यह देखने को मिलेगा भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान में हल्दी घाटी के निकट या नाथद्वारा के निकट कुछ दूरी पर यह देखने को मिलता है कुंभलगढ़ का किला। बहुत ही फेमस है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के तहत एक ऑफिशियल सर्वेक्षण आया है और इसमें कुंभलगढ़ फोर्ट की जो दीवार है इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता दी गई है। अगर हम कुंभलगढ़ के किले की दीवार की बात करें तो यह 36 किलोमीटर लंबी है। इस किले का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने करवाया था 15वीं शताब्दी में और आगे चलकर 2013 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था कुंभलगढ़ का किला। वैसे एक नहीं, पूरे हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान, तो जो राजस्थान के पहाड़ियों पर स्थित किले हैं उन सभी को एक साथ यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसमें से एक है कुंभलगढ़ का किला। ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 17वीं शताब्दी तक लगातार अलग अलग जो शासक रहे हैं उनके शासनकाल में उत्तर से होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए 21,196 किलोमीटर लंबी इस दीवार का निर्माण किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है 1987 में। तो यह वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है और दूसरे नंबर पर आती है कुंभलगढ़ की किले की दीवार। 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से इसरो के किस मिशन को सम्मानित किया गया है? यूएसए की एक एजेंसी है जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। ये एक अवार्ड देती है जिसका नाम है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। ये किसी एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में किसी को भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्पेस साइंस के क्षेत्र में किसी संस्थान को दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी मिशन को दिया जा सकता है। तो इसरो के एक मिशन को यह 2026 में अवार्ड दिया गया है और यह मिशन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 है ना। बेसिकली आपको पता है कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला इंडिया पहला देश बना था चंद्रयान 3 के माध्यम से। 23 अगस्त 2023 को हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। इंडिया के इसी मिशन को, चंद्रयान 3 मिशन को, हाल ही में 2026 का AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह उस इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसकी अभी हमने बात की है, अमेरिका के। ठीक है। शॉर्ट में इस अवार्ड को AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, ये अवार्ड देता है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और रिसेंटली इसने चंद्रयान 3 को यह अवार्ड दिया है। चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा लूनार मिशन था। 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को मून पर हमने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया चौथा देश बना था, लेकिन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया पहला देश बना था चंद्रयान 3 के माध्यम से। जीएसएलवी मार्क 3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था, लॉन्च व्हीकल है ये, ठीक है। इसमें लैंडर रोवर इनका यूज किया गया था, लैंडर विक्रम था और प्रज्ञान इसका रोवर था, ठीक है। तो यह है चंद्रयान 3। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फुटबॉल डे, फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है हर साल 25 मई को। देखिए, वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2024 में इसे अनाउंस किया गया था। मई की शुरुआत में अनाउंस किया गया था कि हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा और 2024 से ही हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जा रहा है। एक हिस्टोरिकल घटना है इससे जुड़ी हुई। एक्चुअल में 25 मई 1924 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक, और इसमें पहली बार फुटबॉल का एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला गया था 25 मई 1924 को। इंटरेस्टिंग यह है कि 2024 में भी ओलंपिक कहां हुए? पेरिस में, 2 साल के बाद। तो इसी उपलक्ष्य में 2024 से शुरू किया गया वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को। 2026 में बी एक्टिव वर्ल्ड फुटबॉल डे की थीम है। इजी याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं। यहां पर आप सभी एसएससी सीजीएल के लिए 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली जीएस में स्कोर करने के लिए ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कीजिए इसे। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएगा और काफी सारी चीजें इसके साथ आपको इंक्लूड की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी सीजीएल के लिए 50+ मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर पूरे मॉक टेस्ट यहां पर तैयार किए गए हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर पाएंगे। क्विक रिवीजन नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर 2026 आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। जितने भी मंथली और ईयरली हमारी करंट अफेयर की ई बुक है वो आपको 2026 की यहां पर इंक्लूड की गई है। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के जो एनालिसिस है पेपर्स, वो एनालिसिस के साथ आपको मिल जाएंगे। तो आप पूरा पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं इससे, 100 आवर जीएस फॉर एसएससी सीजीएल। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजीली इसे अवेल कर पाएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आगे आइए। हाल ही में लॉन्च किए गए अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन लॉन्च किया गया है, अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसकी टोटल लागत है 167 करोड़ रुपीस। ओके, 167 करोड़ रुपए की ये योजना है। उद्देश्य नाम से आपको समझ में आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की कीवी को प्रमोट करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो 167 करोड़ की लागत से इस पूरे प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का प्रीमियम ऑर्गेनिक कीवी हब बनाना इसका उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का 50% से ज्यादा कीवी का उत्पादन करता है। ओके, तो ऑर्गेनिक कीवी सर्टिफिकेशन पाने वाला देश का पहला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए यहां पर अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लॉन्च किया गया। 167 करोड़ रुपीस इसकी लागत है। मई 2026 में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहां आयोजित की गई? मई 2026 में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया गया स्वीडन के हेल्सिंगबर्ग में। यह नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी 32 कंट्री मेंबर है। तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी ये मीटिंग थी। तो मीटिंग कहां आयोजित की गई? हेल्सिंगबर्ग, यहां पर आयोजित की गई। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर है, यहां पर इन्होंने मिलकर रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका ईरान वॉर, इन सभी मुद्दों पर यहां पर डिस्कशन किया है। तो ऑल ओवर डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए और वर्ल्ड सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित की गई। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए कि 2026 में नाटो की जो एनुअल मीटिंग है वो तुर्की में आयोजित की जाने वाली है। तो 2026 में एनुअल मीटिंग तुर्की में होगी, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स बैठक का आयोजन किया गया हेल्सिनबर्ग, जो कि कहां पर आता है, स्वीडन, यूरोप का देश है। मध्य प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड सिंहस्थ 2028 मैनेजमेंट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। किस लिए? एआई पावर्ड सिंहस्थ 2028 मैनेजमेंट के लिए। मतलब सिंहस्थ जो 2028 में एमपी में कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा उज्जैन में 2028 में, उसे कहा जाता है सिंहस्थ। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए एआई का यूज किया जाए मैनेजमेंट के लिए, तो एआई पावर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए गूगल से समझौता किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। गूगल क्या करेगा? गूगल द्वारा तैयार किया गया एआई इनेबल्ड सिस्टम जो है वो रियल टाइम क्राउड को मैनेज करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, ट्रैफिक एनालिसिस करेगा और इसके अलावा एआई बेस्ड इमरजेंसी रिस्पांस करेगा और अदर जितने भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेगा एआई के माध्यम से। तो गूगल के साथ यह समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का। 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर मार्च से लेकर मई 2028 तक कुंभ मेला आयोजित किया जाने वाला है। 4 जगह पर कुंभ लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो आयोजित किया जाता है उसे सिंहस्थ कहा जाता है। 25 मई 2026 को सिडबी का कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया? 25 मई 2026 को सिडबी का 37वां फाउंडेशन डे मनाया गया। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एमएसएमईज को लोन देना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, यह इस बैंक का मुख्य कार्य है। तो 25 मई को इसका 37वां फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, सिडबी का। मुंबई में एक समारोह का भी आयोजन किया गया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहां पर सिडबी मैकफिन मार्ट को लॉन्च किया है। इस मार्ट में जो एमएसएमईज है वो सस्ती दरों पर अपनी मशीनें खरीद सकती है, उनको एक्सेस मिल सकता है, तो मशीनों की फेयर प्राइस मिल जाएगी, आसानी से वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पाएंगे। इसीलिए सिडबी मैकफिन मार्ट को लॉन्च किया गया मुंबई में। क्वेश्चन हमारा सिडबी से है कि कौन सा फाउंडेशन डे है 25 मार्च को, तो 37वां फाउंडेशन डे है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। मनोज मित्तल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं, चेयरमैन हैं। और बता ही चुका हूं कि इसका काम क्या है, एमएसएमईज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देना, यह सिडबी का मुख्य कार्य है। मई 2026 में असम असेंबली में यूसीसी बिल प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसका मतलब होता है कि सभी के लिए कानून जो होना एक जैसा हो। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो सिविल लॉ है ना, जैसे विवाह, शादी, तलाक, संपत्ति के मामले, सिविल लॉ सबके लिए अलग अलग होते हैं। वो उनकी कम्युनिटी या रिलीजन के आधार पर चलते हैं। हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है अगर ये लागू किया जाता है तो सारे कानून, चाहे क्रिमिनल लॉ तो वैसे भी एक जैसे थे, लेकिन सिविल लॉ भी सबके लिए एक जैसे होंगे। तो भारत में अभी ऐसे 3 राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहां पर न्यूज यह है कि असम की असेंबली में भी यूसीसी बिल को रखा गया है। वैसे असम की विधानसभा में यह पास हो चुका है, अब केवल लागू करने की देर। ठीक है, तो असम असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया गया था 2026 में। सभी के लिए मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, इनसे जुड़े हुए कानून सबके लिए एक जैसे होंगे। ठीक है, पॉलीगामी पर, बहुविवाह पर प्रतिबंध होगा नॉर्मली, और बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। हालांकि जो राज्य की एसटी कम्युनिटी है उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि एसटी के अपने खुद के, उनके जो रिलीजन होते हैं, उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, तो एसटी कम्युनिटी को असम में इसमें बाहर रखा जाएगा। अदर सभी पर सिविल लॉ लागू होगा। इंडिया में 2 राज्य ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से लागू हो चुका है, लेकिन गुजरात ऐसा है जो पारित कर चुका है, लागू करने की देर है, तो हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो इससे 3 राज्य हो गए, अब चौथा असम हो जाएगा। ठीक है, गोवा में आजादी के पहले से यूसीसी लागू है 1867 से।
जब पुर्तगालियों ने शासन शुरू किया था गोवा पर, तब से यूसीसी लागू है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसने यूसीसी को लागू किया वो उत्तराखंड है। फिर गुजरात ने अभी मार्च 2026 में यूसीसी बिल पारित किया, लागू करने की देर है, तो ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा होगा कौन? असम। दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला एआई पावर्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इंडिया ने। एआई पावर्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग। देखिए जीनोम एडिटिंग क्या होती है? किसी भी फसल की जेनेटिक्स में चेंज कर देना ताकि उन्नत फसल ली जाए और ऐसी फसल डेवलप की जा सके जो कि रोगों से लड़ सके, है ना, कीटों से लड़ सके, बीमारियों से लड़ सके, जिनमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो। तो उसमें क्या किया जाता है? ऐसी फसलों में जीनोम एडिटिंग की जाती है, उनके जीन्स में चेंज कर दिया जाता है लैब में लाकर। ठीक है, अभी तक तो ये मैन्युअली किया जाता था वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन पहली बार एआई के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों संस्थाओं के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने मिलकर दुनिया का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। और चावल की एक किस्म को मॉडर्न क्रॉप में इन्होंने विकसित भी कर लिया है। तो एआई का यूज किया गया है इस पूरे प्रोसीजर में, और जो नई फसल, जो नया प्लेटफॉर्म है, उसको नाम दिया गया है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1, जिसे पोक 1 भी कहा जाता है क्या? पोक 1 की हम बात करें तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना। जब इसको कोई फसल दी जाएगी तो एआई खुद बताएगा कि भाई डीएनए में कहां एडिट करना है आपको, ठीक है, किस जीन को टारगेट करना है, एडिटिंग कैसे सबसे एक्यूरेट होगी, ये सारा एआई बताएगा। पहले क्या होता, साइंटिस्ट मैन्युअली करते थे सारे काम अलग अलग, लेकिन अब एआई कर देगा। तो ये है नई टेक्नोलॉजी जिसे इंडिया ने विकसित किया है। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है? इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना है वेनेजुएला। आंसर सी। ठीक है, वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। इसने सऊदी अरब और यूएई को पीछे छोड़ा है। अभी हमारे सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर देखें तो हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं पहले नंबर पर, फिर यूएई और तीसरे पर आता है वेनेजुएला। रिपोर्ट कहती है कि मई 2026 में हमने वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल पर डे की दर से क्रूड ऑयल हमको वेनेजुएला ने सप्लाई किया है। तो तीसरा सबसे बड़ा हमको क्रूड ऑयल जिससे हम खरीद रहे हैं वो है वेनेजुएला। पहले पर रशिया, सेकंड पर यूएई और तीसरे पर वेनेजुएला। हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम यह स्थापित किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम के एक फॉर्मर आर्टिस्ट है जिनका नाम है ए शिवरामन। ये एक्चुअल में कई सालों से मेडिकल एजुकेशन के लिए एनाटॉमिकल मॉडल्स बनाते हुए आए हैं, काफी सारी टीचिंग मटेरियल इन्होंने तैयार किया है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि एक मेडिकल म्यूजियम को स्थापित कर दिया तिरुवनंतपुरम में। अभी तक प्राइवेट सेक्टर, अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर के होते थे मेडिकल म्यूजियम। अच्छा, मेडिकल म्यूजियम का क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर हैंडमेड मॉडल रखे जाते हैं ह्यूमन बॉडी के, रिसर्च पेपर रखे जाते हैं, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर है उनको रखा जाता है ताकि जो साइंस के स्टूडेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, उनको सीखने में आसानी हो, वो म्यूजियम में सीख पाए। तो अभी तक ये गवर्नमेंट थे, लेकिन पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में अब स्थापित किया जा चुका है। 2026 में 12 एमपीस और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत किसके सुझाव पर की गई थी? संसद रत्न अवार्ड, इनकी शुरुआत की गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर। ठीक है, रिसेंटली 12 एमपीस को और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को यह अवार्ड दिया गया, मतलब टोटल 16 संसद रत्न अवार्ड इस साल दिए गए हैं। देता कौन है? तो चेन्नई का एक एनजीओ है तमिलनाडु का, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, ये अवार्ड देता है। राज्यसभा, लोकसभा की जो प्रोसीजर है उनके रिसर्च के आधार पर जो भी बेस्ट एमपी है, बेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिन्होंने अच्छा काम किया है ऑल ओवर, है ना, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, प्रेजेंट रहे हों पार्लियामेंट में, अच्छा डिग्निटी मेंटेन की हो, अच्छा काम किया हो, तो ऐसे लोगों को संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर ये शुरू किए गए थे, इन्हीं का आइडिया था।
2010 में इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी और पहले समारोह का उद्घाटन भी 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही किया था, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, अब संसद में सक्रिय भागीदारी जो निभाता है, पॉलिसी मेकिंग में जो योगदान देता है, डिबेट्स में, क्वेश्चन में अच्छा योगदान देता है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार 12 एमपीज को दिए गए और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए गए। 12 एमपीज के नाम याद मत रखो, केवल इतना याद रखो कि 12 एमपीज को दिया गया है। 4 पार्लियामेंट्री कमेटी में एग्रीकल्चर कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कमेटी और कोल और माइनिंग कमेटी को यह अवार्ड दिए गए। तो 4 कमेटीज है जिनको यह अवार्ड दिया गया और 12 एमपीज है जिनको अवार्ड दिया गया। जुलाई 2027 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? जुलाई 2027 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है अनुराग गर्ग का। तो याद रखना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन? अनुराग गर्ग। 23 मई 2026 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। अनुराग गर्ग 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कैडर से संबंधित है। सितंबर 2024 में यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे। अब इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। अपनापन पुस्तक भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लिखी गई है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान, ऑलमोस्ट 18 साल सीएम रहे एमपी में। इनकी एक बुक लॉन्च की गई जिस बुक का नाम है अपनापन। ठीक है, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा नई दिल्ली में इस बुक का विमोचन किया गया, लॉन्च की गई। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ही बहुत लंबे समय से राजनीति में, तो दोनों के मध्य में जो वैचारिक संबंध है, जो नेतृत्व का अनुभव है ना, जो फिलोसॉफी है गवर्नेंस की, इनको अपनी बुक में साझा किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो शिवराज सिंह चौहान की लिखित बुक अपनापन को हाल ही में लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। इसके बाद आइए, अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भारत के किस राज्य में शुरू किया है? तो अडानी एनर्जी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसे लॉन्च किया है, इसे स्थापित किया है गुजरात में। सिंगल लोकेशन मतलब एक ही जगह पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जहां पर क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, इन सभी को बैटरी में स्टोर किया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप किया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। गुजरात के कावड़ा में इसे लगाया गया है। 3.37 गीगावाट पर आवर क्षमता वाला ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है, गुजरात में से डेवलप किया गया है। आपको पता है ये जो सिस्टम है ना, 10 लाख घरों को एक दिन पूरा बिजली दे सकता है, क्लीन एनर्जी सप्लाई कर सकता है एक दिन तक। इंदौर, चंडीगढ़ ऐसे जो छोटे शहर हैं या गोवा जैसा जो राज्य ना, उनकी भी जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको पूरा कर सकता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम कहां पर स्थापित किया गया है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो इसे स्थापित किया गया गुजरात में। किसने बनाया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? राजा रणधीर सिंह ये भारत के बहुत ही फेमस ओलंपिक शूटर रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया 79 ईयर की एज में। शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी, 5 बार ओलंपिक में भारत को शूटिंग में रिप्रेजेंट किया है राजा रणधीर सिंह ने। मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968, फिर म्यूनिक ओलंपिक 1972, ऐसे 5 बार ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपको पता है ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन थे। इंटरेस्टिंग ये है कि इनका कार्यकाल जो है ना 2028 तक का था। 2024 में सितंबर में नई दिल्ली में 44 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी। वहां पर निर्विरोध ये चुने गए थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष 2024 में। कार्यकाल 2028 तक था, लेकिन क्योंकि बीमार थे काफी समय से, तो 2026 के स्टार्टिंग में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब फाइनली 79 ईयर की एज में राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया।
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, पहले इंडियन, सॉरी पहले इंडियन। अब कौन है अध्यक्ष? तो फिर कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष शेख ज़ुआन बिन हमद अल थानी, इनको अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष बनाया गया है राजा रणधीर सिंह के बाद। राजा रणधीर सिंह को अर्जुन अवार्ड 1979 में दिया जा चुका है। 1978 में बैंकॉक एशियन गेम्स में ट्रैप शूटिंग इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय शूटर हैं राजा रणधीर सिंह, शूटिंग खेल से संबंधित। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस, ये डे जो है ना हर साल मनाया जाता है 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को, ठीक है ना। जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स से, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में सेवाएं देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए 29 मई को हर साल ये डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2002 में पहली बार इस डे को शुरू किया था। 2002 में इसे अनाउंस किया था और 2003 में पहली बार ये मनाया गया। कब? 25 मई को, सॉरी 29 मई को। इन्वेस्ट इन पीस, यह थीम रखी गई है 2026 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे की। 29 मई को हर साल यह डे मनाया जाता है। बेंगलुरु में आयोजित 8th इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक F64 कैटेगरी में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो पहली चीज तो ये कि 8th इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन कहां किया गया? कर्नाटका के बेंगलुरु में। इसमें भाला फेंक की एक जो पैरा एथलीट है उसकी एक कैटेगरी होती है भाला फेंक में, F64 कैटेगरी, है ना। जो या तो नीचे के जो पैर होते हैं ना, कृत्रिम पैर का यूज करते हैं या रनिंग ब्लेड का यूज करते हैं, तो वो कैटेगरी होती है F64 कैटेगरी। इसमें गोल्ड मेडल जीता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है भारत के सुमित अंतिल ने। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पैरा एथलेटिक्स में भाला फेंक की F64 कैटेगरी में। सुमित अंतिल भारत के पैरा एथलीट हैं, ध्यान रखिएगा। 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने भाला फेंक में, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड जीत चुके। अब उपलब्धि यह है कि 8th इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 में F64 जेवलिन कंपटीशन में इन्होंने 74.82 मीटर का भाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुराना रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था 73.29 मीटर का, इसको इन्होंने तोड़ा है, जो कि 2022 में पैरा एशियन गेम्स में इन्होंने बनाया था। तो सुमित अंतिल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो याद रखना। F64 कैटेगरी में आपको बता ही चुका हूं कि क्या होती है। कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है? तो मार्केट कैप के आधार पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है ताइवान का शेयर मार्केट, और इसने पीछे छोड़ा है इंडिया को। इंडिया के शेयर मार्केट का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये 4.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और वहीं पर ताइवान का अब मार्केट कैप हो गया है शेयर मार्केट का 4.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है। तो इंडिया को पीछे छोड़ा है ताइवान के शेयर मार्केट ने, ठीक है। अब ताइवान का शेयर मार्केट इतना बूस्ट क्यों कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर हब है ताइवान। तो ग्लोबल डोमिनेंट सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर कंपनीज जो वहां की ग्लोबल लेवल पर फेमस होते जा रही है, इसके कारण ताइवान के शेयर मार्केट का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। स्पेशली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये ताइवान के शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 42% का हिस्सा होल्ड करती है। तो ग्लोबली एआई सेमीकंडक्टर या एआई में ताइवान बूम करता जा रहा है, इसीलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर मार्केट का बढ़ता जा रहा है। पहले पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आता है, ठीक है। सेकंड पर आता है नास्डाक, ये भी यूएसए का ही। फिर तीसरे पर चाइना का शेयर मार्केट आता है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। चौथे पर जापान एक्सचेंज ग्रुप। पांचवें पर आता है ताइवान अब, और छठे पर इंडिया का इंडिया स्टॉक मार्केट। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया पी जवाहर को। तो पी जवाहर
मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन बने। इन्होंने रिप्लेस किया है डीवी स्वामी को और इनको रिप्लेस करके नए अध्यक्ष हैं पी जवाहर। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत में फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, झींगा, सी फूड या अन्य जो मरीन प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, वो ये काम करती है कंपनी। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, केरला के कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करती है। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इस बुक को लिखा है के अरुमुगम ने। के अरुमुगम की बात करें तो ये बहुत ही फेमस हॉकी हिस्टोरियन, हॉकी जर्नलिस्ट हैं। के अरुमुगम, इनकी हाल ही में एक बुक को लॉन्च किया गया, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। इसे लॉन्च किया है पीटी उषा ने, ठीक है। लिखा किसने? के अरुमुगम ने। एक्चुअल में हमारी जो पहला ओलंपिक गोल्ड था उसकी जर्नी को इस बुक में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें हमारी हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक का गोल्ड जीता था। इंडियन इतिहास में पहला ओलंपिक गोल्ड वही था हमारा, ठीक है। तो हॉकी टीम की ऐतिहासिक जो जर्नी रही, जो उनका स्ट्रगल रहा, जो उनको इश्यूज आए, उन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के अरुमुगम के द्वारा लिखित बुक है। तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इंडिया ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया था और ओलंपिक भी नीदरलैंड के ही एम्स्टर्डम में हुआ था। तो हम विनर और जो मेजबान देश था नीदरलैंड, उसी को हमने हराया था। पीटी उषा ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान में प्रेसिडेंट है, बहुत ही फेमस है, ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित खिलाड़ी है, दौड़ से संबंधित इंडियन प्लेयर है। अर्जुन अवार्ड इनको 1983 में दिया जा चुका है और 1985 में पद्मश्री दिया जा चुका है पीटी उषा को। पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको पुकारा जाता है। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस ब्लैकलिस्ट में पहली बार किस देश की आर्म्ड फोर्स को शामिल किया गया? यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस ब्लैकलिस्ट में पहली बार इजराइल के आर्म्ड फोर्स को शामिल किया गया। इजराइल और रशिया दोनों के ही आर्म्ड फोर्स को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, इस लिस्ट में, यूनाइटेड नेशन की इस लिस्ट में ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जिनकी आर्म्ड फोर्स ने, है ना, जिनके आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्स, किसी भी तरीके से जो, या गवर्नमेंट की कोई फोर्स है, तो उन्होंने युद्ध के समय सामने वाले पक्ष की महिलाओं पर अत्याचार किए, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया है किसी भी तरीके का, तो ऐसी आर्म्ड फोर्स को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। पहली बार इसमें रशिया और इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस को भी शामिल किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस एनुअल ब्लैकलिस्ट रिपोर्ट, इस लिस्ट में 77 ऐसे पार्टीज या फोर्सेस शामिल है पहले से, ठीक है। इजराइल को शामिल किया गया, हमास पहले से ही शामिल है, और बहुत सारे ऐसे अफगानिस्तान वगैरह की आर्म्ड फोर्स, तो बहुत सारे आर्म्ड फोर्स इसमें शामिल है। 12 अलग अलग देशों में जो संघर्ष चल रहे हैं ना, उनमें ये 77 आर्म्ड फोर्स इंक्लूड की गई। तो 77 आर्म्ड फोर्स को शामिल किया गया, रशिया और इजराइल को पहली बार शामिल किया गया। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो विमेन लीड सोलर पावर प्लांट भारत का पहला, ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। तेलंगाना राज्य में 1 मेगावाट कैपेसिटी वाला सोलर पावर प्लांट है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट के वेंकटमपुरम विलेज में इसे शुरू किया गया महिलाओं के द्वारा 3 करोड़ की लागत से। जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा इसे संचालित किया जाता है। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए मदद की है, लैंड सपोर्ट, सब्सिडी सपोर्ट और काफी सारी फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए की गई। तो तेलंगाना में भारत का पहला विमेन लीड सोलर पावर प्लांट जो कि 1 मेगावाट की कैपेसिटी वाला है, वो हाल ही में शुरू किया गया। लास्ट क्वेश्चन, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे संसद ने मंजूरी दी है? स्लोवेनिया जो कि यूरोपीय देश है, इसके नए पीएम बनने वाले हैं जानेज जांजा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि जानेज जांजा जो कि राइट विंगर नेता है, ये 4थी बार स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले 2004 से 2008, 2012 से 2013
और 2020 से 2022। 3 बार पहले भी बन चुके हैं। अब चौथी बार जानेस जानजा स्लोवेनिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए, चौथी बार पीएम बने हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है स्लोवेनिया। लुब्लियाना इसकी कैपिटल है, यूरोपीय देश है। ठीक है ना, नताशा पिर्क मुसार इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं वर्तमान में, तो यूरोपीय देश है, याद रखिएगा। डन। तो यहां पर 25 से लेकर 31 मई तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।